नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHDAE 182 के चैप्टर नंबर 2 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा हिंदी की वर्ण व्यवस्था, स्वर एवं व्यंजन। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 की 3 वीडियो ऑलरेडी हमने चैनल पर अपलोड कर रखी है। यदि आपने उन लेक्चरों को नहीं सुना है तो सबसे पहले उन लेक्चरों को जरूर सुनिएगा, ताकि इस चैप्टर को समझने में आपके लिए आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए। चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करो। इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करो। अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें आपको समझ में ही नहीं आ रही है, और हम भी एक निराशावादी सोच में चले जाते हैं। परिणाम तो हम ना पूरी पूरी सीरीज़ कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो कम से कम टीचर्स को आप अपना इतना तो समर्थन दीजिए ही दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले इस चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना हमें कुल मिलाकर ये बताती है कि पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। चैप्टर की जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है कि वर्ण और लिपि का एक दूसरे से क्या संबंध है। तो देखो भाई, वर्ण की बात करें तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। जब भी आपसे कोई पूछे वर्ण क्या है तो आप बताओगे हिंदी में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। और ये ध्वनियों के उच्चारण और लिखित दोनों रूप का प्रतीक है। यानी कि हम जितनी भी ध्वनियाँ बोलते हैं उन सब का प्रतीक भी क्या है, वर्ण है। और जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसका भी प्रतीक क्या है, वर्ण है। यानी कि भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वो क्या कहलाता है, वर्ण। फॉर एग्जाम्पल, वर्ण को ना हम अक्षर भी कहते हैं। तो जैसे मैंने बोला का, मैंने बोला खा, ये क्या है, ये वर्ण हैं। और इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो जब हम हिंदी में वर्णमाला की बात करते हैं तो हिंदी में वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, आप सभी को पता है। ठीक इसी प्रकार से हर भाषा की अपनी क्या होती है, एक वर्णमाला होती है। बस उस भाषा में उसे अलग अलग तरीके से अलग अलग नामों में पुकारा जाता है। जैसे इंग्लिश में वर्णमाला को क्या कहते हैं भाई, अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे अल्फ़ाबेट क्या है तो आप क्या बताओगे, अ ग्रुप ऑफ ऑल 26 लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। यानी कि अंग्रेजी में 26 अक्षरों का एक समूह क्या कहलाता है, अल्फ़ाबेट कहलाता है। लेकिन वो अक्षर क्या है, लेटर्स क्या हैं। तो कोई पूछा आपसे लेटर्स क्या है तो आप क्या बताओगे, अ यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट की एक इकाई क्या है, लेटर्स है। वैसे हिंदी में पता क्या होता है, हिंदी में वर्णमाला होती है जिसमें आ से लेकर ज्ञानी तक होता है। तो वो जो वर्णमाला है उसका एक एक अक्षर क्या है, वर्ण है। तो वर्ण जो होते हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और इसके आप अलग खंड नहीं कर सकते, इसके आप टुकड़े नहीं कर सकते, इसे आप विच्छेद नहीं कर सकते। तो वर्ण क्या है ये बात आपको पता चल गई। इसके अलावा वर्ण जो है लिखित रूप से भी और उच्चारित रूप से भी ध्वनियों के प्रतीक हैं। जितनी भी ध्वनियाँ उच्चारित की जाती हैं, जितनी भी ध्वनियों को लिखा जाता है वो प्रतीकों के माध्यम से लिखा जाता है, और वो प्रतीक क्या है, वर्ण है। लेकिन जब आपसे कोई पूछे वर्ण क्या है तो इसके अलग अलग अर्थ भी हो सकते हैं भाई। क्यों, क्योंकि देखो, जैसे हम रंग भेद करते हैं, मतलब बहुत सारे रंगों को लिखते हैं, लाल रंग, काला रंग, तो ये भी पदार्थों का क्या है, वर्ण कहलाता है। इसी प्रकार से प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था चलती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये भी तो वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन जब हम हिंदी ग्रामर की बात करेंगे, हिंदी व्याकरण की बात करेंगे, तो वर्ण का मतलब क्या होगा, अक्षरों के चिन्ह और संकेत। अब आप देखो वर्ण को अक्षर क्यों कहते हैं। हर एक बंदा वर्ण को अक्षर कहता है ना, वैसे तो वर्ण है हिंदी में, लेकिन हम उसे अक्षर कहते हैं। तो अक्षर का मतलब क्या होता है, अक्षर शब्द का अर्थ है कि वो बंदा अविनाशी है, उसका कोई नाश नहीं कर सकता, वो नित्य सदा एक से बने रहेंगे। अक्षर ना ब्रह्म होते हैं, और जो कि ज्यों के त्यों बने रहते हैं, इनमें परिवर्तन आप कभी कर ही नहीं सकते। देखो शब्दों में तो आप परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन अक्षरों में परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे का एक अक्षर है, का एक वर्ण है, इसमें आप कभी परिवर्तन नहीं कर सकते। हाँ, इसको जोड़कर आप जो नया शब्द बनाते हो तो वो क्या कहला, उसमें आप परिवर्तन कर सकते हो। तो इतनी बात ध्यान रखना, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण कहलाती है, जिसे हम अक्षर भी कहते हैं। अक्षरों के समूह से जब कोई एक अर्थ निकलता है तो उसे हम शब्द कहते हैं। यानी कि अक्षरों को मिलाकर दो या दो से अधिक अक्षरों के जोड़ को जिसका कोई अर्थ भी निकले वो क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। और शब्दों के जोड़ को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो कोई पूछे वर्ण क्या है तो क्या बताओगे, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों के समूह को जिससे कोई अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं, उसे शब्द कहते हैं। और सारे के सारे वर्ण जहाँ हैं उसे वर्णमाला कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, हिंदी के जितने भी वर्ण हैं ये देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है भाई। तो हिंदी में वर्णों को कौन सी लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और देवनागरी लिपि का दूसरा नाम क्या है, नागरी भी है। इसके अलावा इसमें महाजनी, कैथी, मारवाड़ी, इन सभी आदि लिपियों का भी हिंदी में लेखन होता है। लेकिन देवनागरी लिपि का साहित्य है और अन्य लिपियों का इतना साहित्य नहीं है, इसलिए देवनागरी लिपि बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कोई आपसे पूछे हिंदी की लिपि कौन सी है तो देवनागरी लिपि है। हिंदी के में वर्णों को कौन सी लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अब देखो भाई,
आजकल ना हिंदी लिपि में ना ये रोमन लिपि भी लपेट रहे हैं, जो कि गलत है। कह रहा है आज साइंस और टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा विकास हो रहा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इतना विकास हो रहा है, जिसकी वजह से रोमन लिपि में भी हिंदी वर्ड लिखे जा रहे हैं, लेकिन ये गलत है। ये तो बिल्कुल एक हास्यप्रद चीज़ है, मजाकिया चीज़ है। देखो, क्योंकि पता है क्यों, हिंदी में जैसा बोला जाता है बिल्कुल वैसे ही लिखा जाता है। हिंदी में जैसा लिखा जाता है वैसे ही पढ़ा जाता है, हिंदी में जैसा पढ़ा जाता है वैसे ही सुना जाता है, यानी कि उसमें आप अंतर नहीं कर सकते। लेकिन रोमन में ऐसा नहीं है। रोमन में चीज़ें जैसी पढ़ी जाएंगी वैसी लिखी नहीं जाती हैं, या फिर जैसी लिखी जाएंगी वैसे नहीं पढ़ी जाएंगी। जैसे हिंदी में हम भाषा बोलेंगे, तो जब मैं आपको भाषा कहूँगा तो आप भाषा ही लिखोगे, लेकिन रोमन में ऐसा नहीं है। रोमन में आप भास, भाषा, भसा, भष, भषा इत्यादि कई अर्थों में लिख सकते हो। तो हिंदी और रोमन का तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। रोमन अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप कहो कि रोमन का कंपैरिजन हिंदी से कर दोगे तो ऐसा नहीं है। क्योंकि हिंदी में जो भाषा, जो शब्द लिखा है वही पढ़ा जाएगा, वही सुना जाएगा और वही वापस से लिखा जाएगा, बट रोमन में ऐसा नहीं है। देवनागरी अगर लिपि की बात करोगे, तो देवनागरी जो लिपि है इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आप प्राचीन काल में अशोक के अभिलेखों का अध्ययन करो तो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। ब्राह्मी लिपि जो है वो संस्कृत वर्णमाला के सारे वर्ण ब्राह्मी लिपि में आपको मिलेंगे। हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी और नेपाली आदि भाषाओं के लिए भी देवनागरी लिपि का यूज होता है। तो अब तक आपने क्या पढ़ा, हिंदी में वर्ण क्या है ये पढ़ा, और हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि। अब हम वर्णों को और गहराई से अध्ययन करेंगे। अगर आप दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो दूसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आया हुआ है। तो क्वेश्चन पेपर की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हैं। फिर भी मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ जो आया था। वो क्वेश्चन ये था कि स्वर एवं व्यंजन वर्णों की चर्चा करो और उनके उच्चारण स्थान को बताओ, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो देखो भाई, भाषा में बहुत सारी भिन्नता होती है। भाषा में बहुत सारी भिन्नता होती है तो हमारे मन में बहुत भ्रम भी होते हैं कि भाई इस शब्द को कैसे लिखें, इस शब्द को कैसे लिखें, इस सेंटेंस को कैसे लिखें, इस सेंटेंस को कैसे लिखें। तो जब भाषा में भ्रम आ जाए तो हमें उस भ्रम को दूर भी करना पड़ेगा। और भाषा के भ्रम को सिर्फ एक ही चीज़ दूर कर सकती है, वो करती है ग्रामर। जिस बंदे को व्याकरण नहीं आती है वो हमेशा भ्रम में जिएगा। तो भ्रम को, अगर आपको भाषा के भ्रम को दूर करना है तो आपको क्या सीखना पड़ेगा, व्याकरण। तो भाषा के शुद्ध बोलने, भाषा के शुद्ध रूप से लिखने, भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने और भाषा को शुद्ध रूप से समझने के लिए जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसे ही व्याकरण कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक ग्रामर होती है, प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, जो कि भाषा को एक स्टैंडर्ड रूप देता है। तो व्याकरण में भाषा के विभिन्न घटकों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि ग्रामर में हम, यानी कि व्याकरण में हम वर्ण विचारों का अध्ययन करते हैं, शब्द विचारों का अध्ययन करते हैं, पद विचारों का अध्ययन करते हैं, वाक्य विचारों का अध्ययन करते हैं। तो वर्ण विचार क्या होते हैं, तो वर्ण विचारों में हम वर्णों का अध्ययन करते हैं, अक्षरों के आकारों का अध्ययन करते हैं, अक्षरों का उच्चारण कैसे किया जाए इसका अध्ययन करते हैं, अक्षरों से मेल से किस प्रकार से शब्द का निर्माण किया जाए, इस सब की चर्चा जब होती है तो उसे हम वर्ण विचार कहते हैं। यानी कोई आपसे पूछे वर्ण विचार क्या है तो क्या बताओगे आप, कि जिस विभाग में, जिस डिपार्टमेंट में वर्ण और अक्षरों के आकार का अध्ययन हो, उनके उच्चारण का अध्ययन हो, उनके मेल से बने शब्द निर्माण की चर्चा हो, उसको हम वर्ण विचार कहते हैं। वर्ण अथवा अक्षरों का स्वतः उच्चारण होता है। स्वर अपने प्रकृति से अक्षर होते हैं, यानी कि देखो आपको पता ही है वर्णों में एक स्वर होता है और एक क्या होता है, व्यंजन होता है। जितने भी स्वर हैं ये अक्षर होते हैं, लेकिन व्यंजनों में अपने आप से ही क्या स्वर जुड़े होते हैं। जितने भी व्यंजन होंगे, चाहे का हो, चाहे खा हो, चाहे गा हो, इसमें सब में स्वर मिला होता है, जिसकी जैसे कि आप आगे पढ़ोगे भी। तो वर्ण विचार क्या है, तो वर्ण विचार में हम वर्णों का आकार क्या होता है, उसका उच्चारण कैसे होता है, उसे कैसे लिखा जाता है, शब्द कैसे बनते हैं, इन सबका हम अध्ययन करते हैं। स्वर की बात करेंगे तो स्वर हमेशा से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब हम बात करते हैं वर्णमाला की। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और प्रत्येक भाषा में अलग अलग वर्णों के अलग अलग समूह होते हैं। तो हिंदी की अगर आप बात करोगे तो हिंदी में वर्णमाला में उन्हें अलग अलग भागों में अक्षरों को बांटा गया है। जैसे कि सबसे पहले आते हैं स्वर। तो स्वर की बात करोगे, अ आ इ उ ऊ री ए ओ औ, ये सब क्या हैं, ये स्वर हैं। और स्वर टोटल गिनती में कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 10 और 1 11। तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। अ आ इ उ ऊ री ए ओ औ, तो ये क्या हैं, स्वर हैं। अब मैं बोलूँ हिंदी में अनुस्वार क्या होते हैं, तो अनुस्वार एक होता है जो आप अंक की बिंदी देखते हो, वो क्या है, अनुस्वार है। मैं कहूँ विसर्ग क्या होता है, तो आप जो ये दो बिंदी देख रहे हो अंगा खाली वाली, ये विसर्ग कहलाता है। और व्यंजन बाकी इसके सारे क्या कहलाते हैं, व्यंजन। तो जब हम हिंदी की वर्णमाला का अध्ययन करते हैं तो आ से लेके अव तक क्या कहलाता है, स्वर। अंग की जो बिंदी होती है इसे अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग का जो निशान होता है, ये दो दो बिंदी हैं, ये विसर्ग का निशान होता है। व्यंजन की बात करोगे तो
काखा गाघा डा, चाछा छाछा इया, टाठा डाढ़ा डा, ताथा दाना ना, पाफा बामा मा। ठीक है भाई, तो ये सारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। इसके अलावा या रा लावा ये अंतःस्थ होते हैं। सा शा सा हा ये ऊष्म होते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं छात्रा ज्ञा शा। आगत वर्ण होते हैं आ जा फा। विशेष व्यंजन होते हैं डा और ढा। तो इस प्रकार से जब आप हिंदी वर्णमाला का अध्ययन करोगे, मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे ना जो बीए फर्स्ट ईयर में आए होंगे, वो पहली बार ना इतना पढ़ भी रहे होंगे। तो जो बंदा यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है या यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं उसमें हिंदी बड़े लेवल पर आती है। या डीएसएसबी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डीएसएसबी में भी हिंदी आती है। तो इसलिए ना ये बहुत अच्छी किताब है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगी। तो चीज़ें समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना भाई हैं। तो हिंदी की वर्णमाला का अध्ययन करोगे तो उसे कितने भागों में बांटा गया है, तो देखा जाए तो उसे 9 भागों में बांटा गया है। पहले स्वर हैं, फिर अनुस्वार, विसर्ग, व्यंजन, अंतःस्थ, ऊष्म, संयुक्त व्यंजन, आगत वर्ण और विशेष व्यंजन। ये कौन कौन से होते हैं, सारी चीज़ें सामने आपके लिखी हुई हैं। आगे चैप्टर से कुछ प्रश्न बनते हैं कि भाषा से आप क्या समझते हो, मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर स्पष्ट करो, वर्ण और लिपि में क्या संबंध है, वर्ण विचार क्या होता है, वर्ण विचार के अतिरिक्त व्याकरण से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। तो मेरे हिसाब से इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने में आप क्या हो, सक्षम हो। आगे चैप्टर में हमें स्वर वर्ण के बारे में बताया जाएगा, यानी कि वोवल्स के बारे में बताया जाएगा। जैसे इंग्लिश में वोवल और कॉन्सोनेंट होते हैं, वैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं, अभी मैंने आपको बताया 11 होते हैं। स्वर किसे कहते हैं, कोई आपसे पूछे स्वर की परिभाषा बताओ, तो आप कहोगे व्यंजनों के उच्चारण में जो सहायक की भूमिका निभाते हैं या फिर जिनका उच्चारण अपने आप से हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं, स्वर। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो लिख रखा है, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। सभी व्यंजन में स्वर होते हैं। जैसे जब आप पढ़ते हो का, तो जैसे आप बोलो का, जैसे का बोलोगे तो उसके अंदर कौन सा साउंड आया, आ का। तो जैसे जितने भी व्यंजन है, जैसे आप इसको बोलोगे उन सब में स्वर अपने आप ही मिला होगा। तो जब का विच्छेद करोगे, वर्ण विच्छेद करोगे, तो आधा का आ जाएगा जिस पे मैंने हलंत का निशान लगा रखा है, और फिर छोटा आ जाएगा। तो जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें स्वर होते हैं, ये बात ध्यान रखना भाई। जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें क्या होते हैं, स्वर मिले होते हैं। जब आप उसका वर्ण विच्छेद करोगे तो आपको पल जाएगा। आप बोलो का, देखो आ का साउंड आएगा। आप बोलो खा, आ का साउंड आएगा। आप बोलो गा, आ का साउंड आएगा। बोलो घा, तो आ का साउंड आएगा। तो इस प्रकार से जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें स्वर अपने आप से मिले होते हैं। तो स्वर का उच्चारण अपने आप से हो जाता है, और ये व्यंजनों के उच्चारण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। आई होप से ये चीज़ आपको पता चल गई। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो देवनागरी लिपि में जो वर्ण हैं वो हिंदी शब्दों से नहीं आते। कुछ ऐसे भी है जैसे री, ला, ये हिंदी शब्दों में ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। संस्कृत में भी इनका यूज़ जो है वो कभी कभार होता है। हिंदी में जो 11 स्वर हैं उन पर अगर आप ध्यान दोगे तो इनमें से कुछ स्वर जो हैं वो एक दूसरे से मिलकर बने हैं। जैसे आ और ई से मिलकर ए बना है, आ और बड़ी ई से मिलकर ए बना है, आ और छोटे ऊ से मिलकर ओ बना है। इसी प्रकार से आ और बड़े ऊ से मिलकर औ बना है, जो कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है। तो कुछ स्वर तो स्वतंत्र हैं, कुछ स्वर दूसरे स्वरों के साथ मिलकर बने हैं। जैसा छोटे ए, बड़े ए, ओ और औ, ये दो स्वरों के साथ मिलकर बने हैं। तो जब आप हिंदी के स्वरों का अध्ययन करते हो तो 11 स्वर हैं। इनमें से कुछ मुक्त हैं और कुछ संयुक्त हैं। ठीक है भाई। अब देखो भाई, अब हम बात करेंगे व्यंजन की। तो देखो, जब आप व्यंजनों की बात करते हो तो व्यंजन की पहली लाइन क्या है, बिना स्वर के उच्चारण की सहायता से आप व्यंजन नहीं बना सकते। तो जो चीज़ें आप बिना स्वर की सहायता से नहीं कर सकते वही क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। उच्चारण की सुविधा से हर व्यंजन में मोस्टली आ लगा होता है। जब तक आ नहीं लगा होगा तब तक व्यंजन नहीं होंगे। जहाँ पर आ नहीं लगा होगा तो हमें उस व्यंजन के नीचे एक तिरछी सी रेखा खींचनी पड़ेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, हलंत। जैसे आप देख रहे होगे, का में एक छोटी सी रेखा नीचे लगी हुई है, माँ में एक छोटी सी रेखा नीचे लगी हुई है, ला में एक छोटी सी रेखा नीचे लगी हुई है, वाह में एक छोटी सी रेखा नीचे लिखी हुई है। या फिर जो मैंने यहाँ लिखा है सभी व्यंजन में इस पर स्वर होते हैं, यहाँ पर देखो का में एक छोटी सी रेखा नीचे लगी हुई है। तो ये जो छोटी सी रेखा नीचे लगी हुई है इसे क्या बोलते हैं, हलंत बोलते हैं। तो जब हलंत लगा होगा तो ये मान लेना उसमें स्वर नहीं है, और हलंत नहीं लगा तो ये मान लेना उस व्यंजन में स्वर होगा, क्योंकि सभी व्यंजनों में स्वर होता है। स्वर निकालने के लिए हम उसमें क्या लगा देते हैं, हलंत का निशान लगा देते हैं। तो हलंत का निशान क्या होता है ये पता चल गया आपको। अब जो ये व्यंजन होते हैं ना, इन्हें 5 भागों में बांटा गया है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो हर वर्ग में 5-5 अक्षर आते हैं। तो जब कोई आपसे पूछे क वर्ग में क्या क्या आता है, तो का खा गा घा डा। चा वर्ग में क्या आता है, चाछा जाझा इया। टा वर्ग में क्या आता है, टाठा डाढ़ा डा। ता वर्ग में क्या आता है, ताथा धाधा ना। पा वर्ग में क्या आता है, पाफा बाभा मा। तो कितने भागों में बांटा गया वर्गों को, 5, का वर्ग, चावर, टावर्ग, तावर और पावर्ग। ठीक है भाई। इसके अलावा जब आप ढा, इया, डा, ना और माँ को बोलोगे
तो ये नक्सुर कहलाते हैं क्योंकि इनका जो साउंड है वो नाक से निकलता है। कभी भी आप इनको पढ़कर देख लेना। अब देखो, जो आपने अभी पढ़ा था ना अनुस्वार और विसर्ग, तो अनुस्वार क्या था? तो अनुस्वार था अंग की बिंदी, और विसर्ग क्या था? वो जो दो बिंदियां पीछे लगती हैं उसे क्या कहते हैं? विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्गों को भी ना व्यंजन के अंतर्गत ही रखा जाता है, स्वर के अंतर्गत नहीं रखा जाता। इसके अलावा जो या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा हैं, ये भी व्यंजन वर्ण में ही आते हैं। इसके अलावा जो छा है, त्रा है, ज्ञा है, शा है, ये सब ना संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि ये सब ना एक से एक जुड़कर ही बने हुए हैं। तो स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक बता दी गई हैं। कुल मिलाकर आपको कुछ लाइनें याद रखनी है कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट या घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु किससे निकले? रुकावट से निकले हमारे मुंह से, या घर्षण के साथ निकले, वो सब क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन हमेशा किसकी सहायता से निकलते हैं? स्वर की सहायता से बनते हैं। ककार से लेकर मकार तक, ककार का मतलब यह है कावर, का, खा, गागा से लेकर माँ तक जितने भी व्यंजन हैं ये टोटल 25 हैं। या, रा, ला, वा अंतःस्थ हैं, जो कि पहले हेडिंग में हमने पढ़ लिया था। सा, 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 हा ये ऊष्म व्यंजन हैं। इसी प्रकार से अनुस्वार और विसर्ग भी दो वर्ण हैं। इसके अलावा डा और ढा एक विशेष व्यंजन है। इन सब की चर्चा हम कर चुके हैं, और ये चीज़ें आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, स्वर वर्णों पर टिप्पणी करो, कर दोगे? व्यंजनों के बारे में बताओ, बता दोगे? स्वर और व्यंजन का एक दूसरे से क्या संबंध है, यही बता दोगे? अंतःस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, यही बता दोगे? तो ये क्वेश्चन सिर्फ यहीं के लिए नहीं है, आप किसी एग्जाम की तैयारी करोगे तब भी आपको ये क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं कि वर्णों को कैसे लिखा जाता है। तो हमने पढ़ा था वर्णों को लिखने के लिए कौन सी लिपि का यूज होता है? देवनागरी लिपि का यूज होता है। स्वर और व्यंजन साथ साथ मिलाकर लिखे जाते हैं, और जब उनका रूप वो नहीं होता तो वर्णमाला कहलाती है। तो सारे वर्णों को जहाँ रखा जाता है वो वर्णमाला कहती है। जब हम इनसे एक सार्थक शब्द बनाते हैं, उसका कोई अर्थ होता है, तो शब्द कहलाते हैं। इसके अलावा कई बार ना स्वर को हम लिखते नहीं हैं, यानी कि जो अ आ इ ई उ ऊ हैं, इन्हें कई बार लिखते नहीं हैं, इनका हम मात्रा के रूप में ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि सभी मात्राएं यहाँ पर लिखी हुई हैं, कि जैसे अगर हमें बड़े आ का मात्रा लगानी है तो हम एक लाइन खींच देंगे का के बाद। छोटी ई की मात्रा लगानी है तो का से पहले। तो यहाँ पर ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये मात्राओं का ज्ञान आपको पता होगा। तो व्यंजन का व्यंजन से जुड़ाव होगा तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ जुड़ेंगे तो उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें अक्षर ऊपर नीचे लिखे जाते हैं, जैसे कि का, टा, ठा, डा। इनके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे अक्कल लिखो आप, पट्टा लिखो, अड्डा लिखो, गद्दा लिखो, गट्ठा लिखो। तो इसमें एक अक्षर ऊपर लिखा होगा, एक उसके नीचे लगा देते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे भी लिखे जाते हैं, कुछ आगे पीछे भी लिखे जाते हैं। जब कुछ शब्द एक दूसरे के एक साथ आते हैं तो उसमें से ना डंडी हट जाती है। जैसे यहाँ देखो ख्याल, तो ख्याल में खा से डंडी हट गई है, ऐसी पत्थर में ता से डंडी हट गई है। तो ये जो डंडी होती है इसे खड़ी पाई कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? खड़ी पाई। मयान से देखो आप माँ हट गया है, शल्य से देखो ला से वो डंडी हट गई है। तो ये जो इसे खड़ी पाई कहते हैं हिंदी में, जो हम आधे अक्षरों का यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? खड़ी पाई हटा दी है। तो वर्ण लिखने की रीति कौन सी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी में। स्वरों को क्या है? मात्रा के रूप में यूज किया जाता है। कई बार व्यंजन को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है, कई बार एक अक्षर के नीचे एक अक्षर लगा दिए जाते हैं, कई बार कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से जोड़ने के लिए उनकी खड़ी पाई हटा दी जाती है। तो इस प्रकार से हम वर्णों को हिंदी में लिखते हैं। इसके अलावा कई बार हलंत भी लगाने पड़ जाते हैं। कई बार रा के साथ जब ऊ मिलता है तो उसे हम रू लिखते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है, जैसे रूपवान, रुपये। तो हमें इस टाइप से लिखना होता है, ये हिंदी को लिखने की क्या है? रीति है। तो किसी भी भाषा को समझने से पहले उसे हमें लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। इसके अलावा का के साथ जब रा जुड़ता है या ता के साथ रा जुड़ता है तो उसे एक अलग रूप से लिखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा का के नीचे कई बार एक डंडी खींच दे देते हैं हम छोटी सी, वो क्रा हो जाता है। तो ये सारे नियम यहाँ पर हिंदी के हैं कि हम इन्हें कैसे लिखें। तो स्वरों को व्यंजन के साथ मिलाकर किस प्रकार से लिखते हैं? मात्रा के हिसाब से लिखते हैं। व्यंजन को व्यंजन के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ता और णा जो है वो द्वितीय कैसे लिखे जाते हैं? तो वहाँ पर जो एग्जाम्पल थे शब्दों के वो यहाँ पर आप लिखोगे। अब देखो स्वर रहित जो शब्द हैं, एक होते हैं स्वर रहित और एक होते हैं स्वर सहित। यानी कि कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनमें स्वर होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें स्वर नहीं होता। तो जो स्वर रहित हैं यानी कि जिनमें स्वर नहीं होता वो दा और हा हैं।
और जब स्वर सहित रा के साथ ये यूज होते हैं तो इसके लिए ना अलग अलग टाइप की मात्राएं होती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। कई बार हम नीचे की तरफ ऐसे घुमा देते हैं, कई बार हम इस तरफ छोटी सी लाइन खींच देते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन होता है स्वर। तो कई बार जो वर्ण है वो स्वर सहित होगा, कई बार स्वर्ण रहित होगा। तो इस लाइन को आप पढ़ो और ये देखो ट्रक कैसे लिखा हुआ है, ड्रम कैसे लिखा हुआ है, राष्ट्र कैसा लिखा हुआ है, और ये क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये स्वर रहित हैं। जबकि जब आप देखो श्रम कैसे लिखा हुआ है, श्रमिक कैसे लिखा हुआ है, श्रमण कैसे लिखा हुआ है, तो ये ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये क्या है, स्वर सहित है, यानी कि इसमें स्वर का यूज किया गया है, वोवल्स का यूज किया गया है और उसमें नहीं किया गया। तो जो ये मात्राएं लगाते हैं उसका ज्ञान यहाँ पर बताया गया है। अब हम वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे, यानी कि जब हम वर्णों को अलग अलग भागों में बांटते हैं तो कैसे बांटें। तो देखो भाई, जब आप वर्ण विच्छेद पढ़ोगे तो जैसा संधि विच्छेद होता है वैसे ही वर्ण विच्छेद होता है। तो जैसे एक शब्द है यहाँ पर विजय, तो विजय का वर्ण विच्छेद करोगे तो सबसे पहले वा का करोगे। तो अभी हमने पढ़ा था हर एक वर्ण में स्वर मिले होते हैं, हर एक व्यंजन में स्वर मिला होता है। तो सबसे पहले आप वा लिखोगे, वा पे हलंत लगाओगे क्योंकि आपने उसमें से व्यंजन निकाल दिया, ओ माफ कीजिएगा स्वर निकाल दिया। फिर आपने छोटी ई लिखी, फिर जय लिखा, जा में फिर आपने हलंत लगा दिया। क्यों? क्योंकि आपने इसमें से स्वर निकाला है। स्वर क्या निकाला है? आ निकाला है, तो इसलिए प्लस में आ कर दिया। फिर आपने या लिखा, फिर या में हलंत लगा दिया और फिर उसमें से स्वर हटा दिया, फिर आ लिखा। तो इस प्रकार से जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमें सबसे पहले वो वर्ण लिखना पड़ता है, फिर उसमें से स्वर हटाना पड़ता है। स्वर हटाओगे तो वर्ण में क्या लगाना पड़ेगा? हलंत लगाना पड़ेगा। तो आपको वर्ण विच्छेद समझ में आ गया। वर्ण विच्छेद में आप सबसे पहले क्या करोगे? वर्ण विच्छेद में आप सबसे पहले व्यंजन को लिखोगे, व्यंजन के नीचे आप हलंत लगाओगे और उसमें जिस चीज की साउंड आ रही थी उसको आप बाद में लिखो। जैसे वी, वी में छोटे ई की मात्रा की साउंड आ रही है ना, वी, तो वी में छोटे ई की साउंड आ रही है तो आपने पहले वा लिखा और फिर छोटे ई की मात्रा लगा दी प्लस में करके। फिर आपने पढ़ा जा, जा में किस चीज का साउंड आ रहा है? आ का साउंड आ रहा है, तो आपने जा लिखा और नीचे हलंत लगा दिया, प्लस में आ कर दिया। फिर आप बोलो या, तो या में किसका साउंड आ रहा है? आ, तो जौन सा साउंड आ रहा है वो वाली मात्रा लिखोगे आप और साथ में प्लस का निशान लगा दोगे। आई होप सो चीजें आपको समझ में आ रही हैं। आगे इस चैप्टर का सबसे तगड़ी चीज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, स्वर और व्यंजन के उच्चारण स्थान। तो स्वर और व्यंजन के अगर उच्चारण स्थान की बात करो तो यानी कि जब हम स्वरों को बोलते हैं तो हमारे मुंह के किस भाग से निकलते हैं, जब हम व्यंजनों को बोलते हैं तो हमारे किस भाग से निकलते हैं। तो देखो, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो कंठ से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? कंठ से। जैसे आप बोलो आ, क, ख, ग, घ, ड, ह। तो जब आप इनको बोलोगे, आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये पता चलेगा आपको ये कहाँ से निकलते हैं, कंठ से। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, वो ऐसे बोल देगा गा, गा कहाँ से निकलता है, तो आपको बताना पड़ेगा, ऑप्शन देगा कंठ से, तालु से, मूर्धा से, ओष्ठ से, तो आप क्या बताओगे? कंठ से। तो आ का खा गा घा डा हा ये सब कहाँ से निकलते हैं? कंठ से। तो इसी प्रकार से ई चा छा जा झा इया या शा ये कहाँ से निकलते हैं? तालु से। आप बोल के देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कंठ से यानी कि बिल्कुल गले से, फिर उसके ऊपर तालु से, फिर मूर्धा यानी कि मुंह से, री, टा, ठा, डा, ढा, शा ये कहाँ से निकल रहे हैं? मूर्धा से। अब आप बोलो उ, पा, फा, बा, भा, मा, इसमें आपके होठ जुड़ रहे होंगे, लेकिन जब आप आ बोलोगे, का बोलोगे, खा बोलोगे तो आपके होठ नहीं जुड़ रहे, ये क्योंकि कंठ से निकल रहा है। जब आप ई बोलोगे, चा छा जा झा बोलोगे तो ये तालू पे जोर पड़ रहा होगा, आपके ना होठ नहीं जुड़ रहे होंगे, चाहे आप करके देख लो। लेकिन इसी प्रकार से री बोलोगे, टा बोलोगे, ठा बोलोगे तो कंठ और तालू से नहीं बल्कि जीभ के पास से आवाज आ रही होगी। इसी प्रकार से जब आप ऊ बोलोगे तो यहाँ पर होठों का प्रभाव पड़ रहा होगा। कुछ शब्द ऐसे, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो कंठ और तालु दोनों से जोड़ से मिलते हैं, जैसे ए, तो इसमें कंठ और तालु दोनों का यूज होता है। इसी प्रकार से कुछ होते हैं ऐसे होते हैं ओ, ये क्या है? कंठ और होठों दोनों का यूज है। इसी प्रकार से फा और वा, इसमें दांत और होठों का दोनों का यूज है, दंत ओष्ठ कहलाते हैं। इसी प्रकार से सा बोलो, जा बोलो, रा बोलो, ला बोलो, इसमें मसूड़े का यूज होता है, इसलिए इसे वतस से कहते हैं। इसी प्रकार से आप हा बोलो, ये अली जिह्वा कहलाता है, और आप बोलो अंग, तो जब आप अंग बोलोगे तो ये नासिका का यूज होगा। तो कंठ से, तालु से, मूर्धा से, ओष्ठ से, कंठ तालु से, कंठ होठों से, दंत ओष्ठों से, वर्तस्य से, अल जिह्वा से और नासिका से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं, ये आपको थोड़ा सा रट्टाफिकेशन मारना पड़ेगा, ना सिर्फ इग्नू के एग्जाम के लिए बल्कि साथ साथ किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जिसमें हिंदी आती हो। तो जो मैंने ये चीज़ यहाँ समझाई, यहाँ से यहाँ तक यही चीज़ लिखी भी हुई है। स्वर और व्यंजन के उच्चारण होने के प्रयत्न की अगर हम बात करें तो देखो, जब हम स्वर बोलते हैं या व्यंजन बोलते हैं, यानी कि जितने भी स्वर हैं उनका उच्चारण करते हैं या जितने भी व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण में लगने वाली जो हमारी एनर्जी है, जो हमारा प्रयास है, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रयत्न बोलते हैं।
प्रयत्न हम जो करते हैं, हम जो ये प्रयास करते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है बाहरी प्रयत्न। यानी कि जब भी हम किसी वर्ण को बोल रहे हैं, किसी शब्द को बोल रहे हैं, तो मुंह के भीतर जितने भी हम प्रयास कर रहे हैं उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। जबकि जब वर्णों के उच्चारण में हम मुंह के बाहर से जो प्रयत्न करते हैं उसे बाहरी प्रयत्न कहा जाता है। इसके अलावा भी वर्णों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसकी चर्चा अगले चैप्टरों में की जाएगी। जैसे घोष क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं, अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, इन सब की चर्चा अगले चैप्टरों में की जाएगी। ठीक है भाई। अब ये जो अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, अभ्यंतर कौन सा, जो मुंह के अंदर ही हम सारी एनर्जी लगा रहे हैं, ये अभ्यंतर प्रयत्न है। इसके भी चार वेद होते हैं। एक होता है विवृत। तो जब हम किसी वर्ण को बोल रहे हैं और हमारी जीभ खुली रह जाए, तो ये कौन सा प्रयत्न कहलाएगा, विवृत प्रयत्न कहलाएगा। जितने भी आप स्वर हैं उन्हें बोल कर देखो, बोलो आ ई, इस सब में पता है क्या है, जीभ हमारी खुली रह जाएगी। तो जब हमारी जीभ खुली रह जाए तो ये कौन सा प्रयत्न कहलाएगा, विवृत। जिन वर्णों को बोलते समय तालु का स्पर्श जिह्वा के साथ हो, यानी कि जीभ के साथ तालु का भी यूज हो, उसे हम कहेंगे स्पृष्ट। जैसे बोलो का, खा, तो इसमें जीभ और तालु दोनों का यूज हो रहा है, तो ये कौन से वर्ण कहलाएंगे, स्पृष्ट। इसी प्रकार से जिन वर्णों का उच्चारण करते समय तालु और जीभ कुछ खुली रह जाए तो उसे हम बोलेंगे सामान्य। इसी प्रकार से जो जीभ है वो बार बार अलग अलग स्थानों को स्पर्श करें तो वो सामान्य कहलाएंगे। जैसे बोलो शा, सा, तो इसमें जीभ ना अलग अलग स्थानों को स्पर्श करेगी मुंह में, तो ये सामान्य स्पर्शता कहलाएंगे। ये सब किसके भेद पड़ रहे हैं, हम अभ्यंतर। तो जब मुंह के अंदर ही जो प्रयास किए जाते हैं वो अभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं, और जो बाहर प्रयत्न कहलाते हैं वो बाहरी प्रयत्न कहलाते हैं। अभ्यंतर भी कितने टाइप के होते हैं, चार, विवृत, स्पष्ट, सामान्यता विवृत और सामान्य स्पष्ट। तो इन सबको मैंने हाईलाइट कर रखा है। ये चीज़ें आप दो दो तीन तीन बार पढ़ो, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें समझ में जाएंगी, ना सिर्फ इग्नू के पेपर के लिए बल्कि अन्य एग्जाम के लिए भी। अब देखो, जब हम बात करते हैं बाहरी की, तो बाहरी जो प्रयत्न है वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है जिह्वा का प्रयत्न, यानी कि जीभ का। इसमें क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा फेफड़ों से आकर किसी अन्य चीज को स्पर्श करती है या अचानक से हवा बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्शी कहा जाता है। जैसे का, खा, गा, घा, ये सब आप पढ़ोगे तो ये जब आप बोलोगे, ध्यान से बोलो और इसे फील करो। तो जब आप फील करोगे देखोगे हवा ना फेफड़े से आकर किसी अन्य चीज को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। जैसे बोलो का, तो जैसे आप बोलोगे का, तो फेफड़ों तक उसका प्रभाव जाएगा। कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जब आप उनका उच्चारण करते हो तो वायु ना घर्षण से निकलती है, यानी कि वायु अलग अलग चीजों को स्पर्श करके निकलती है, उसे हम संघर्षी कहते हैं। बोलो शाह, तो जैसे आप बोलोगे शाह, तो जो हवा हमारे शरीर से निकल रही है वो संघर्ष होकर निकलेगी, वायु। एक होते हैं स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी में क्या होगा, इनके उच्चारण में स्पर्श का समय अधिक लगेगा और उच्चारण के बाद वाला भाग ना संघर्षी हो जाएगा, इसलिए इन्हें स्पर्श संघर्षी कहते हैं। जैसे बोलो चा, छा, तो देखो ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा अगर आप रटोगे, आप इन्हें फील करो। ये फील करने की चीज़ें हैं। आप इन्हें जब बोलो तो आप ये देखो आपके शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। जैसे कुछ अक्षर ऐसे हैं, बोलो इया, रा, मा, इसमें आपको लगेगा कि ना उच्चारण के समय वायु मुंह के साथ साथ नासिका से भी निकल रही है, इसलिए नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जीभ और तालु एक दूसरे को छुएगा, ये पार्श्विक व्यंजन कहलाएंगे, पार्श्विक वर्ण कहलाएंगे। इसी प्रकार से जब वायु जो है वो जीभ से दो तीन बार प्रकंपित हो जाए तो उसे हम प्रकंपित कहते हैं। इसी प्रकार से जो उच्छिप्त है, जो संघर्षहीन है, इसमें भी अलग अलग टाइप से हम जीभ का और तालुओं का प्रयोग करते हैं। तो ये सब चीज़ें एक एक लाइनें ने दो दो तीन तीन बार पढ़ो, और इनमें जो अक्षरों के एग्जाम्पल दिए गए हैं उन्हें बोलकर देखो, चीज़ें आपको ना एकदम से स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी। आगे स्वतंत्र तंत्रियों का नाद बताया गया है। नाद का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र नाद का मतलब होता है आवाज। तो स्वतंत्र तंत्रियों के नाद के आधार पर व्यंजन घोष और अघोष कहलाते हैं। अब घोष कौन से होते हैं, तो जिन व्यंजनों को आप बोलते हो उससे सांस जो है वो कांपती हुई निकले तो उसे हम घोष कहते हैं। जैसे बोलो गा, घा, डा, जा, झा, इया। तो जब आप इन व्यंजनों का उच्चारण करोगे तो जो श्वास है हमारी, जो सांस है हमारी, वो स्वर तंत्रियों को कंपित करेगी। जबकि जिन व्यंजनों में स्वर तंत्रियां में कंपन नहीं होता, कांपती नहीं है, वो अघोष कहलाते हैं। यानी कि स्वर तंत्रियां कांपेंगी तो घोष है, स्वर तंत्रियां नहीं कांपेंगी तो वो क्या है, अघोष हैं। और लास्ट में है प्राणवायु। इसके आधार पर दो प्रकार के हैं वर्ण, एक है अल्प प्राण और एक है महाप्राण। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में बाहर निकले उसे बोलते हैं अल्प प्राण। अब जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा बहुत अधिक मात्रा में बाहर निकले उसे बोलते हैं महाप्राण। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला और पांचवा जो अक्षर होता है वो कैसा होता है, अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण होता है।
तो यहाँ पर हमने छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये पढ़ी हैं। चैप्टर यहीं पर फिनिश हो जाता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन वो पूछ रहा है और फिर चैप्टर का सारांश दे रहा है। आई होप सो मैं चीज़ों को समझाने में सफल हुआ हूँ। चीज़ें इतनी आसान नहीं है, हिंदी उतनी आसान है नहीं, लेकिन अगर आप चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पढ़ोगे, उनके एक एक लेटर को फील करोगे, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आशा है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।